अमेरिका में बिजनेस शुरू करने के बाद ईआईएन का इंतज़ार काफ़ी मायूसकुन हो सकता है। लगता तो यही है कि मंजूरी फ़ौरन मिल जाएगी, लेकिन हकीकत में ख़ास तौर पर इंटरनेशनल फाउंडर्स के लिए अक्सर ऐसा नहीं होता। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर ईआईएन की दरखास्तों में देर क्यों लगती है और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचा जा सकता है। तो अगर आपके जहन में भी यही सवाल घूम रहा है तो बिल्कुल ठीक जगह आए हैं। चलें ज़रा देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आईआरएस का ये मंजूरी का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और इसमें ये रुकावटें आती क्यों हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बुनियादी बात, ये ईआईएन क्या चीज़ है। देखें, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ईआईएन समझ लें कि आपके बिजनेस का सोशल सिक्योरिटी नंबर है। ये बस एक 9 हिस्सों का यूनिक कोड है जिसे आईआरएस इस्तेमाल करता है ताकि आपके बिजनेस को टैक्स के मामलात के लिए पहचान सके। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ईआईएन सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो समझें कि अमेरिका में आपके बिजनेस के लिए एक मास्टर की है। इसके बगैर ना तो बैंक अकाउंट खुलेगा, ना ही मुलाजिम रखे जा सकेंगे, और टैक्स फाइल करना तो तकरीबन नामुमकिन ही है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारा प्रोसेस पहली ही बार में बिल्कुल ठीक हो। तो सवाल ये है कि ईआईएन हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दरख्वास्त देने के कई रास्ते हैं, और अगर सही रास्ता चुना जाए तो काफ़ी वक्त और परेशानी बच सकती है। तो चलें इन तरीक़ों पर एक नज़र डालते हैं ताकि अपनी सूरत हाल के हिसाब से बेहतरीन फ़ैसला किया जा सके। देखें, दरख्वास्त देने के कुल 4 तरीके हैं। अगर तो अमरीकी सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी एसएसएन या आईटीएन है, फिर तो ऑनलाइन तरीका सबसे तेज़ है, मंजूरी फ़ौरन मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल फाउंडर्स के लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं फैक्स या फ़ोन। फ़ोन पर तो मंजूरी उसी दिन मिल सकती है, जबकि फैक्स में 7 से 14 कारोबारी दिन लग सकते हैं। और जो डाक वाला तरीका है वो सबसे सुस्त है, तो बेहतर यही है कि उससे बचा जाए। तो एक इंटरनेशनल फाउंडर होने के नाते हकीकत में कितना टाइम लग सकता है। देखें, अगर फ़ोन कॉल कामयाब हो जाए तो मंजूरी उसी दिन मिल सकती है, लेकिन फैक्स के ज़रिए 2 से 3 हफ्ते का इंतज़ार एक आम सी बात है। तो अगर ये टाइमलाइन जहन में रहेगी तो अपने बिजनेस प्लान्स को बेहतर तरीके से तरतीब देने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब टाइमलाइंस तो समझ आ गए। अब आते हैं असल मसले की जड़ पर कि आखिर ये देर होती क्यों है। अक्सर तो ये इतनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है जिनसे बचना बहुत ही आसान होता है। सबसे बड़ी वजह है आपके SS4 फॉर्म में छोटी मोटी गलतियां। मिसाल के तौर पर जिम्मेदार पार्टी का खाना, यानी वो शख्स जिसका बिजनेस पर पूरा कंट्रोल है, उसकी मालूमात अधूरी छोड़ देना, या फिर बिजनेस की गलत किस्म मुंतखब कर लेना। आईआरएस ऐसी नामुकम्मल दरखास्तों को सीधा एक तरफ रख देता है, इसलिए एक एक तफसील को 2 बार चेक करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती है मालूमात का मैच ना करना। जो नाम अपनी एलएलसी को स्टेट के साथ रजिस्टर करवाते वक्त इस्तेमाल किया था बिल्कुल वही नाम फॉर्म SS4 पर भी होना चाहिए। जरा सा भी फर्क आईआरएस के लिए एक रेड फ्लैग बन सकता है, जिसकी वजह से फिर मैनुअल वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है और इस पूरे प्रोसेस में कई हफ्ते लग सकते हैं। कुछ और भी मसले हैं, जैसे जिम्मेदार पार्टी से जुड़े इश्यूज। अगर एक ही बंदा बार बार ईआईएन्स के लिए अप्लाई करे तो आईआरएस को शक होता है कि शायद कोई फ्रॉड है। इसी तरह अगर वर्चुअल एड्रेस इस्तेमाल किया जाए तो इस पर भी इजाफी जांच पड़ताल हो सकती है। देखें, आईआरएस ये तसल्ली करना चाहता है कि बिजनेस का अमेरिका में वाकई कोई वजूद है, ये सिर्फ एक मेल बॉक्स नहीं है। देर लगना एक बात है, लेकिन दरखास्त का सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाना ये बिल्कुल अलग कहानी है। तो अब हम उन वजूहात पर बात करेंगे जिनकी वजह से आईआरएस दरखास्त को मुस्तरद ही कर देता है, और यह आमतौर पर तब होता है जब कोई वाज़े उसूल तोड़ा गया हो। अच्छा, रिजेक्ट होने की वजूहात आमतौर पर बहुत साफ होती हैं, जैसे कि अगर आपकी कंपनी का ईआईएन पहले से ही मौजूद है तो दरखास्त फौरन रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर गलती से अपनी एलएलसी को कॉरपोरेशन के तौर पर रजिस्टर करवाने की कोशिश की जाए। और हाँ, ये बात याद रखने वाली है कि अगर दरखास्त में देर हो रही है तो बार बार नई दरखास्तें भेजने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि उल्टा ये खुद भी रिजेक्शन की एक वजह बन सकता है। तो अब क्या किया जाए अगर दरखास्त में देर हो रही है या वो रिजेक्ट हो गई है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलें एक एक्शन प्लान पर बात करते हैं कि इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है। तो पहला सवाल ये है, क्या दरखास्त में नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम से ज़्यादा देर हो चुकी है? अगर जवाब हाँ में है तो अगले कुछ स्टेप्स आपके लिए ही हैं। अगर दरखास्त में देर हो रही है तो पहला असूल याद रखें, सब्र। जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है उसे गुजरने दें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एक और दरखास्त भेज देना। इससे मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। पहले तो ये चेक करें कि आपका फैक्स कामयाबी से पहुंच भी गया था या नहीं, और अगर नॉर्मल टाइम से बहुत ही ज्यादा देर हो जाए सिर्फ तभी आईआरएस को कॉल करने का सोचें।
अब आते हैं एक दूसरी सिचुएशन पर। क्या IRS की तरफ से दरखास्त बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दी गई है? इसके लिए एक अलग तरीका अपनाना होगा। अगर दरखास्त रिजेक्ट हो गई है तो सबसे पहला काम यह है कि समझें गलती हुई क्या थी। IRS जो रिजेक्शन नोटिस भेजेगा उसमें वजह साफ लिखी होगी। उस गलती को ठीक करें और फिर एक नई बिल्कुल साफ सुथरी दरखास्त जमा करवाएं। और अगर फिर भी समझ ना आए तो किसी प्रोफेशनल से मदद लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। तो अगर इस सारी बातचीत से कोई एक चीज़ याद रखनी है तो वो ये है, दरखास्त में हर चीज़ का बिल्कुल दुरुस्त होना ही सबसे बेहतरीन बचाव है। यही वो चीज़ है जो देर और रिजेक्शन से बचाती है। तो आराम से अपना वक्त लें, हर चीज़ को डबल चेक करें और ये पक्का करें कि सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ठीक है। तो आखिर में खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या दरखास्त इतनी दुरुस्त है कि IRS के मयार पर पूरा उतर सके? अब जबकि आपको ये सारी आम गलतियां और सही तरीक़ाकार मालूम हो गया है, तो आप अपनी दरखास्त को ऐसे तैयार कर सकते हैं कि वो पहली ही बार में मंजूर हो जाए।